अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, यदि आप एसएससी जीडी, ठीक है, या यूपी पुलिस या यूपीएसआई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। जी हाँ, हम इस टॉपिक में भाई आपको जनगणना कराएंगे। जी हाँ, जनगणना का चैप्टर कराएंगे मेरे भाई, पूरा जनगणना। जी हाँ, पूरा जनगणना आपको कराया जाएगा मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा भाई, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस जनगणना का जो भी आपको कराएंगे उसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो भाई टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो के माध्यम से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पीडीएफ फॉर्म में रख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पीडीएफ फॉर्म में रख लीजिए और इसको 1 से 2 बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। यदि आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे मेरे भाई, तो जनगणना का टॉपिक आराम से आपका क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। और हर एक एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समझ लीजिए। तो भाई जो भी मेरा आज जो भी जनगणना से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, पूरा का पूरा इसमें सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे भाई। इसी तरीके से वीडियो आपको हम लाते रहेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मेरे भाई, आपको 10 से 15-20 दिन में हर एक टॉपिक आपको करा देंगे। आज जनगणना करा रहे हैं, 1 से 2 दिन में पंचवर्षीय योजना और फिर पुस्तक, हर एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के बेस से, सब चीज़ कवर करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई और चैनल से भी ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, अपना वीडियो मतलब कि शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है जनगणना। जनगणना कितने वर्षों में होता है, ठीक है। तो 10 वर्षों के अंतराल में। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है मेरे भाई कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में मेरा होता है। तो आपको क्या बताना है भाई, 10 वर्षों के अंतराल में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, हेनरी वाल्टर, ठीक है, हेनरी वाल्टर भारतीय जनगणना के पिता। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि भारतीय जनगणना के पिता किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है भाई, हेनरी वाल्टर, ठीक है। उसके बाद बात करें अगला पॉइंट, तो 1872 में लॉर्ड मेयो, ठीक, देख सकते हैं यहाँ 1872 में लॉर्ड मेयो सर्वप्रथम भारत में जनगणना, मतलब कि यदि सर्वप्रथम भारत में जनगणना आपसे पूछेगा कि कब हुआ, तो आपको क्या बताना है भाई, 1872 में, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा भाई मेरे भाई, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है भाई। वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पीडीएफ फॉर्म में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो भाई जो 1872 में जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के समय, वो जनगणना कैसा जनगणना, मतलब आपसे पूछ सकता है कि सफल जनगणना था कि असफल, तो आपको क्या बताना है भाई, असफल जनगणना हो गया था, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है भाई कि सफल जनगणना कब हुआ था, ठीक है। तो सफल जनगणना अगला पॉइंट के बारे में बात करें तो भाई लॉर्ड रिपन, जी हाँ, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में 1881-82 में, ठीक है, 1881-82 में सफल जनगणना हुआ था, ठीक है भाई। जो कि यदि आपसे पूछेगा कि 1872 में जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना हुआ था वो सफल था या असफल, तो आपको बताना है असफल जनगणना था। और सफल जनगणना कब हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था मेरे भाई सफल जनगणना, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बात करें तो देख सकते हैं यहाँ क्या दिया है कुछ आर्टिकल के बारे में, अनुच्छेद, जी हाँ, अनुच्छेद 246 में जनगणना से संबंधित है। ये भी आपसे एग्जाम में बन सकता है भाई पॉइंट कि कौन सा आर्टिकल, ठीक है, कौन सा आर्टिकल जनगणना से संबंधित है, तो आपको बताना है भाई आर्टिकल 246, ठीक है। उसके बाद बात करें तो जनगणना जनगणना संघ सूची का विषय है। तो आपसे ये पूछेगा कि जैसे कि क्वेश्चन बन जाएगा कि ये बताइए कि जनगणना आपका संघ सूची का विषय है कि समवर्ती सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है, और एक ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है भाई, जनगणना संघ सूची का विषय है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के रिलेटेड आता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बात करें तो अगला पॉइंट है भाई कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। जी हाँ भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो आपको बताना है भाई कि 1951 में, ठीक है, 1951 में मेरा स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट, 2011 का जनगणना का क्रम 15वीं जनगणना। भाई ये तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए। यदि आपसे पूछेगा कि 2011 का जनगणना जो हुआ था वो कौन से क्रम का हुआ था, तो आपको क्या बताना है भाई,
15वें क्रम का हुआ था, ठीक है। और स्वतंत्रता के पश्चात, यदि स्वतंत्रता के बाद कौन सा क्रम हुआ था, तो आपको क्या बताना है, सातवां, ठीक है। यदि टोटल आपसे पूछेगा कि 2011 का मतलब कौन सा क्रम था, तो आपको बताना है 15वां। यदि स्वतंत्रता के पश्चात पूछेगा तो आपको क्या बताना है भाई, सातवां, ठीक है। अब उसके बारे में कुछ और फैक्ट देखिए मेरे भाई, 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। यहाँ देखिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई, कि भारत की कुल जनसंख्या, ठीक है। ये इस समय जनसंख्या बढ़ गई है मेरे भाई, ये 2011 का जो भी जनगणना हुआ था उसका डाटा है, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार टोटल जनसंख्या कितना था, तो भाई 121 करोड़, ठीक है। 121 करोड़ टोटल जनगणना था, मतलब जनसंख्या था। उसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितने थे भाई, 83 करोड़, ठीक है। यदि आपसे पूछेगा कि जो 2011 का जनगणना हुआ था, ठीक है, उसमें टोटल जनसंख्या आपसे पूछेगा तो 121 करोड़, ठीक है। इससे कुछ पॉइंट में भी कुछ ज़्यादा थे मेरे भाई, ठीक है। और यदि आपसे पूछेगा कि ग्रामीण उसमें थे कितने थे, तो आपको 83 करोड़ बताना है। और यदि आपसे शहरी जनसंख्या पूछेगा तो आपको 38 करोड़ बताना है, ठीक है भाई। उसके बाद देख सकते हैं अगला पॉइंट कि 10 की वृद्धि, भाई ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10 की वृद्धि बहुत एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। तो 2001 से 2011 तक, ठीक है, 10 वर्षों में वृद्धि जितनी भी होती है उसका प्रतिशत लिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो 2001 से लेकर 2011 तक हमारे यहाँ 17.7% की वृद्धि हुई थी, 10 की वृद्धि, ठीक है। उसमें से रूरल यानी ग्रामीण में 12.3% की वृद्धि हुई थी। और शहरी में भाई बात करें तो 31.8% वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो जी यदि आपसे पूछ लेगा कि 10 की वृद्धि कितना हुआ था टोटल 2011 में, मतलब 2001 से लेकर 2011 तक, तो आपको बताना है 17.7%, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि रूरल यानी ग्रामीण जनसंख्या में मतलब कितनी वृद्धि हुई थी 10 की, तो आपको बताना है 12.3%, ठीक है। और शहरी में कितनी हुई थी, तो 31.8%, ठीक है। अगला पॉइंट बात करें तो अगला पॉइंट क्या है भाई, तो यहाँ देख सकते हैं कि मेघालय, ठीक है, मेघालय ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है भाई कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस राज्य में हुआ था, तो आपको क्या बताना है भाई, मेघालय। और पॉइंट के बारे में पूछेगा कि कितने मतलब प्रतिशत के बारे में पूछेगा, तो आपको बताना है 27.2%, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ लिया कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि हुई थी, तो आपको बताना है मेघालय में कितना हुआ था, 27.02%, ठीक है। और दमन व दीव के बारे में क्या दिया है कि नगरीय या शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि, ठीक है। यदि ग्रामीण में पूछेगा तो आपको मेघालय बताना है मेरे भाई। और यदि शहरी या नगरीय आपसे पूछेगा तो आपको दमन या दीव बताना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ क्या दिया है कि सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ क्या है भाई कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए भाई। क्रम आपसे पूछ सकता है कि कोई भी आपसे स्टेट दे देगा, बोलेगा कि आप इसको क्रम में आपको बैठाइए कि कौन से क्रम में, या ऐसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा मतलब कि 5वें स्थान पे कौन सा सबसे ज़्यादा राज्य है जिसका जनसंख्या है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको क्रम पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पे आपको सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरे नंबर का बात करें तो महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे भाई बात करें तो बिहार, चौथे नंबर पे बात करें तो पंजाब, मतलब कि सॉरी साथियों पश्चिम बंगाल, ठीक है। और 5वें नंबर पे बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो यदि जनसंख्या का क्रम आपसे पूछ लिया तो भाई पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या के बारे में भी आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, ठीक है, कि न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या का क्रम आपसे पूछेगा तो पहले नंबर पे है सिक्किम, ठीक है, जहाँ सर्वाधिक न्यूनतम मतलब जनसंख्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पे भाई मिजोरम, तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। ये फैक्ट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये फैक्ट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपको नोट करना है तो भाई आप नोट कर लीजिए कॉपी में। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या का आपको क्रम पता होना चाहिए, ये है। और न्यूनतम जनसंख्या का ये है, तो आपको क्रम भी पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई। अगला पॉइंट बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, यहाँ देख सकते हैं भाई कि क्या दिया है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 10 राज्य।
ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं भाई सब इस टॉपिक में कवर हुए हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि जितने भी राज्य में हुए हैं उसको और न्यूनतम दोनों आपको देखते हैं, ठीक है भाई। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा मेघालय में, जो कि आपको ऊपर बताए हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे भाई बिहार, फोर्थ नंबर पे मणिपुर और फिफ्थ नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर। तो आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस राज्य में हुआ है, तो फर्स्ट या क्रम में आपको लगाने के लिए दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मेघालय में, उससे कम अरुणाचल प्रदेश में, उससे कम बिहार में, उससे कम मणिपुर में, और फिर उसके बाद भाई जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि, मतलब न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो सबसे कम नागालैंड में, उसके बाद गोवा, ठीक है, तीसरे नंबर पे सिक्किम, चौथे नंबर पे केरल और पाँचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्रम आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि क्रम में बैठाने के लिए आपको दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, उसको क्रम में बैठाइए, क्योंकि क्रम वाला क्वेश्चन अब ज़्यादा बन रहे हैं मेरे भाई। एक एक स्टेट का तो सब लर्न कर ले रहे हैं, लेकिन क्रम वाला क्वेश्चन यदि बन रहा है तो भाई उसी में सब इस समय पे नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आपको क्रम पता होना चाहिए। पहले नंबर पे क्या है, दिल्ली, दूसरे नंबर पे पुडुचेरी, तीसरे नंबर पे चंडीगढ़, यानी केंद्र शासित प्रदेश का यदि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछेगा तो दिल्ली में है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या दिया है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि न्यूनतम, अभी सर्वाधिक आप देखे हैं, अब आपको न्यूनतम देखना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या है। तो लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद दमन एंड दीव, उसके बाद दादर, ठीक है, और नागर हवेली, इसमें आपको सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है मेरे भाई कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। अभी आप सर्वाधिक वृद्धि वाले आप राज्य देखे थे भाई, अब यहाँ पे आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखना है भाई, हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था मेरे भाई, तो दमन, मतलब कि दादर नागर हवेली, ठीक है। दादर एवं नागर हवेली में भाई सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुआ था। उसके बाद दमन व दीव में हुआ था। उसके बाद बात करें तो पुडुचेरी में हुआ था, ठीक है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि का बात करें तो भाई न्यूनतम 10 की वृद्धि तो सबसे कम कहाँ हुआ था, लक्षद्वीप में, सेकेंड नंबर पे अंडमान निकोबार, फोर्थ नंबर पे चंडीगढ़, ठीक है ना भाई। तो ये था। अगला टॉपिक का बात करें भाई तो देख सकते हैं अगला टॉपिक भाई कि जनगणना, ठीक है, कि न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य, यानी 5 राज्य जो कि मतलब जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ सकता है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। राज्य भी पूछ सकता है या राज्यों का क्रम भी लगाने के लिए पूछ सकता है। तो जितने भी टाइप क्वेश्चन बनेंगे भाई सब इस वीडियो में क्लियर होगा, ठीक है। तो यदि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का राज्य का बात करें तो भाई अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, जो कि 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो जनसंख्या घनत्व आपको नहीं पता तो आपको बता दे भाई कि 1 किलोमीटर वर्ग में, मतलब कि 1 किलोमीटर वर्ग में कितने लोग वहाँ पे बसे हैं उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर वर्ग में आपके 17 लोग लगभग रहते हैं, ठीक है ना भाई। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। उसके बाद बात करें तो भाई मिजोरम का कितना है, 52, ठीक है। उसके बाद बात करें तो सिक्किम का कितना है, 86। फोर्थ नंबर पे बात करें तो नागालैंड का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। इसके इसके आपके क्रम मतलब की संख्या के बारे में नहीं पूछेगा मेरे भाई, 3 का आपको संख्या पता होना चाहिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ पे है भाई, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है भाई। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के 5 राज्य, मतलब सर्वाधिक जनघनत्व कौन कौन से राज्य में है, मतलब कि अब राज्य के बारे में, ठीक है। मतलब कि यहाँ न्यूनतम था, यहाँ सर्वाधिक। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो भाई बिहार में देखने को मिलता है, कितने, 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, सोच सकते हैं
कि प्रति वर्ग किलोमीटर भाई 1100 लोग रहते हैं आपके बिहार में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल में 1028 लोग, ठीक है भाई। यदि पेपर हार्ड बनाना रहेगा तो भाई ये सब भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो केरल में 860 लोग रहते हैं, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पे आता है जो कि 829 लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हरियाणा में भाई 573 लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं भाई, इसे नोट कर लीजिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है भाई कि जो वही जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, आप राज्य के बारे में देखे हैं, अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको देखना है। सर्वाधिक तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में, भाई दिल्ली में बहुत जनसंख्या घनत्व है, समझ लीजिए कि 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे भाई चंडीगढ़ में भाई 9,258 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो भाई पुडुचेरी में भाई 2547 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। ये था भाई सर्वाधिक। अब बात करें न्यूनतम जनसंख्या, अब देख सकते हैं यहाँ पे सर्वाधिक का पता करें, न्यूनतम उतना आपसे नहीं पूछता, ठीक है ना। अब देख सकते हैं अगला टॉपिक है भाई कि मतलब कि लिंगानुपात, ठीक है, सेक्स रेशियो, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, ठीक है, मतलब कि अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य के बारे में आपसे पूछा है, अभी न्यूनतम भी आएगा, ठीक है। तो भारत में मतलब लिंगानुपात, यदि आपको टोटल भारत का लिंगानुपात के बारे में पूछेगा तो लिंगानुपात क्या होता है भाई, प्रति हजार, ठीक है, प्रति हजार पुरुष पे, ठीक है, कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, प्रति हजार पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। ये होता है आपका सेक्स रेशियो, मतलब कि लिंगानुपात, ठीक है भाई। तो यदि पूरे टोटल, यदि ऑल इंडिया में आपसे पूछा जाए तो प्रति हजार पुरुष पे आपके 943 मतलब कि 43 महिलाएं रहती हैं, ठीक है ना। यानी कि आपके यदि आपसे पूछेगा एग्जाम में क्या पूछेगा कि मतलब भारत का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा भाई 943, ठीक है। तो यदि सर्वाधिक लिंगानुपात का बात करें तो भाई ठीक है, केरल में प्रति हजार पुरुष पे आपके 1084 महिलाएं रहती हैं, ठीक है ना भाई। उसके बाद तमिलनाडु में भाई प्रति हजार पुरुष में 996 महिलाएं रहती हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है भाई आंध्र प्रदेश में भाई प्रति हजार पुरुष पे आपके 993 महिलाएं हैं, ठीक है भाई। उसके बाद पाँचवें नंबर पे बात करें तो छत्तीसगढ़ आता है, मतलब चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर भाई मेघालय, ठीक है। तो यदि सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात के बारे में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भाई आपके केरल में जो कि 1084, उसके बाद भाई तमिलनाडु में जो कि 996, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भाई 93, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद मेघालय, ठीक है ना भाई। अगला टॉपिक देखिए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। अभी आप सर्वाधिक लिंगानुपात वाले भाई आप राज्य देखे हैं, अब आपको सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखना है, ठीक है। तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है मेरे भाई, 1000 पुरुष पे 1037 महिलाएं, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप में भाई कितने हैं, लक्षद्वीप में 947, ठीक है भाई। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा भाई और चैनल से भी जुड़िएगा, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर पर बात करें तो भाई अंडमान निकोबार में कितनी महिलाएं मतलब 1000 पुरुष पे, तो भाई 846, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है भाई कि न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक है। अभी सर्वाधिक आपको देखे हैं, अब आपको देखना है न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। तो हरियाणा में सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात आपके हैं, ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पे आपके 879 महिलाएं, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर में भाई 889, ठीक है। उसके बाद बात करें तो सिक्किम में प्रति हजार पुरुष पे 890 महिलाएं, ठीक है। उसके बाद पंजाब में भाई प्रति हजार पुरुष पे 895 महिलाएं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो पाँचवें नंबर पे यूपी में 1000 पुरुष पे आपको 912 महिलाएं, ठीक है। तो लिंगानुपात के बारे में उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले मतलब कि साक्षरता, ठीक है, सॉरी साथियों, लिंगानुपात आपको साक्षरता के बारे में भी पता होना चाहिए। साक्षरता क्या होता है मेरे भाई,
कि मतलब कि साक्षरता किस एज से आपका जोड़ा जाता, मतलब कि ऐड किया जाता है, तो ये भी आपको पूछ पूछ सकता है। तो 7 वर्ष से अधिक, यदि आप 7 वर्ष से अधिक, यदि आप कोई भी बालक यदि 7 वर्ष से अधिक होगा, ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है कि साक्षरता दर, मतलब कि साक्षरता कितने वर्ष से आपका नापना स्टार्ट होता है। तो 7 वर्ष से यदि अधिक आप लोग हो जाएंगे तो आप लोग साक्षर के मतलब कि कैटेगरी में गिने जाएंगे, ठीक है ना। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य का बात करें तो केरल, केरल में टोटल साक्षरता दर कितने हैं मेरे भाई, तो 94%। भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में भाई कितना साक्षरता दर है, परसेंटेज भी आपसे पूछ सकता है भाई, ठीक है। नंबर्स भी आपको पता होना चाहिए और परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए और क्रम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता भाई 94%, मिजोरम में भाई 91.03%। उसके बाद गोवा में बात करें तो भाई 88.7%, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा में बात करें तो भाई 87.2%, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 82.8%, ठीक है। तो ये था भाई राज्य के बारे में सर्वाधिक साक्षरता दर, ठीक है। अब न्यूनतम साक्षरता दर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, किसकी न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य में है। तो सबसे कम साक्षरता दर भाई बिहार में है, ठीक है। कितने हैं, 81 दशमलव मतलब कि 61.8%, ठीक है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, सबसे अधिक केरल में, सबसे कम बिहार में। तो बिहार में कितने हैं, 61.8% मेरे भाई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं, तो भाई 65.4%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता दर कितने हैं, तो 65.4%, ठीक है। अगला थर्ड राज्य देखिए भाई, थर्ड राज्य में आता है आपका राजस्थान। राजस्थान में भाई 66.1% आपका साक्षरता दर है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे भाई झारखंड, झारखंड में भाई 66.4% आपका साक्षरता दर है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी आपके 67%, ठीक है ना। तो ये था साक्षरता के बारे में। अब देखते हैं भाई कि मतलब कि यहाँ देख सकते हैं भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य, मतलब कि पुरुष साक्षरता, मतलब कि अब साक्षरता तो टोटल देख लिए, अब ये भी आपसे पूछ सकता है ना कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है। तो इसके भी बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर भाई बिहार में है, सेकेंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है, थर्ड नंबर पे भाई आंध्र प्रदेश में है, फोर्थ नंबर पे भाई मेघालय में है और फिफ्थ नंबर पे झारखंड में है, ठीक है। ये न्यूनतम जनसंख्या दर है पुरुष का, ठीक है। जनसंख्या दर, सॉरी साथियों, साक्षरता दर किस में, पुरुष में, ठीक है। अब न्यूनतम सर्वाधिक साक्षरता दर मतलब कि पुरुष में, तो केरल में देख सकते हैं, वहाँ पर भी मतलब अगर टोटल जनसंख्या का पूछेगा तब भी बिहार और केरल ही हैं भाई, और न्यूनतम का पूछेगा तब भी बिहार और केरल हैं, ठीक है। तो केरल में भाई आपके न्यूनतम जनसंख्या मतलब कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर केरल में 96.1%, ठीक है। दूसरे नंबर पे मिजोरम, थर्ड नंबर पे गोवा, फोर्थ नंबर पे त्रिपुरा और फिफ्थ नंबर पे भाई आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब देख सकते हैं न्यूनतम साक्षरता दर, ठीक है। महिलाओं के बारे में, अभी आप पुरुष के बारे में देखे हैं, अब महिलाओं के बारे में देखना है भाई, न्यूनतम और सर्वाधिक दोनों देखना है, ठीक है। तो बिहार में सबसे कम, ठीक है। उसके बाद राजस्थान, ठीक है। थर्ड नंबर पे झारखंड, फोर्थ नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, फिफ्थ नंबर पे भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये महिलाओं के बारे में है, ऊपर पुरुष के बारे में था, ठीक है। अब सर्वाधिक साक्षरता दर महिलाओं के बारे में बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा महिला साक्षर हैं, ठीक है। उसके बाद मिजोरम भाई, फिर उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद भाई नागालैंड, ठीक है। तो ये था भाई सर्वाधिक मतलब कि सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षर दर, ठीक है, साक्षरता। अब कुछ अन्य तथ्य के बारे में भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा और टॉपिक है मेरे भाई, 2-3 मिनट का, ठीक है। अन्य तथ्य के बारे में क्या है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष, भाई आपसे ये भी पूछ सकता है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा था, तो वर्ष 2021, ठीक है। क्योंकि इसमें भाई जनसंख्या दर घटा था, ठीक है। उसके बाद भाई जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष, यानी लघु विभाजन वर्ष के बारे में आपसे पूछेगा तो 1951, ठीक है। महान विभाजन वर्ष पूछेगा तो 1911 और लघु विभाजक वर्ष पूछेगा तो 1951, ठीक है। जनगणना का अंतराल, यानी जनगणना के अंतराल के बारे में पूछ सकता है कि कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना होता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए भाई 10 वर्ष के अंतराल में, ठीक है। 2011 का जनगणना आयुक्त, ठीक है, 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे भाई? तो चंद्रमौली साहब थे, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्या है भाई? अगला टॉपिक है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर, यानी आपसे पूछेगा कि प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू फ्लोडेन साहब थे, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा कि प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो आपको क्या बताना है भाई? फ्लोडेन साहब, ठीक है। तो ये था टॉपिक मेरा भाई, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरे भाई। पसंद आया होगा तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना भाई। इसी तरीके से आपको वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी। और आपको इसका PDF लेना है तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद।